वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेला 2.1 में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। रहें। च26 शर्मा और वर्मा परिवार का अंत तथा श्यामपुर शहर की ओर बढ़ते कदम। जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है, लक्ष्य जैसे ही वर्मा परिवार के कमरे से बाहर निकलता है तो वह वर्मा परिवार की बेटी रीता से टकरा जाता है। लक्ष्य उसके दिल में अपने वशीकरण को अंधकार की शक्ति से डाल देता है तथा खुद आगे की योजना के लिए शर्मा परिवार के मुखिया को बातों में बहला फुसलाकर वर्मा परिवार के खिलाफ कर देता है। इन सब के बाद लक्ष्य उत्सव स्थल पर आ जाता है जहां पर एक साधु जैसे दिखने वाले व्यक्ति शर्मा व वर्मा परिवार के दोनों यंग लोगों के बीच सगाई करवाने वाले होते हैं। कहानी अब आगे। वह सगाई करवाने वाला व्यक्ति शर्मा परिवार के रोनी था। वर्मा परिवार की रीत को नजदीक बुलाता है। वह उन दोनों को अभी कुछ खाने ही वाला होता है कि तभी असामान्य व्यवहार करने वाली रीता ने आगे बढ़कर अपने हाथ में एक खंजर निकालते हुए एक झटके से रोनी का गला काट दिया। इस हालत और घटना को घटे ही देखें शर्मा परिवार के मुखिया राजीव शर्मा जोर से रोनी का नाम चिल्लाते हैं। रोनी, मेरे बेटे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए मुखिया तेजी के साथ है रोनी के शरीर के पास पहुंचते हैं तथा उसे गोद में उठा लेते हैं। वह देखते हैं कि रोनी का शरीर पूरी तरीके से मृत हो चुका है। तुम्हें गुस्से से सामने खड़ी रीता को देखते हैं जो सम्मोहन का असर हटाने के बाद आंखें फाड़े अपने सामने की हालातों को देख रही होती है। अभी रीता कुछ समझने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी अचानक उसे पर एक खतरनाक हमला होता है और रीता का शरीर विस्फोट के साथ है कई टुकड़ों में फट जाता है। ये हमला और किसी ने नहीं, शर्मा परिवार के मुखिया राजीव शर्मा ने किया होता है। हालातों का सर पर समझने की कोशिश कर रहे राजू वर्मा ने जब ये देखा कि राजीव शर्मा ने उसकी बेटी को भी जान से मार दिया है तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है और वह जोर से चिल्लाते हुए राजीव शर्मा पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया राजीव शर्मा, ये कहते हुए राजू वर्मा ने 5 फिंगर पाम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हमला किया। सही तो तुमने, वह तुम्हारी बेटी ने भी नहीं किया था राजू वर्मा, ये कहते हुए राजीव शर्मा ने अपने पास एक सील जैसी चीज निकलता था उसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा डालने लगा। आसपास आए मेहमान जब राजीव शर्मा को उसे सील का इस्तेमाल करते देखे हैं तो आपस में कुशल फसर करते हुए कहते हैं, ये तो वही आत्मा का श्राप देने वाली सील है जिसका इस्तेमाल केवल एक ही बार किया जा सकता है। हाँ, तुमने सही कहा भाई, इस बार राजू वर्मा के परिवार का बचना मुश्किल है क्योंकि जब मुखिया ही नहीं जिंदा रहेगा तो वंश को कौन संभालेगा। आत्मा का श्राप, ये कहते हुए राजीव शर्मा ने वह हमला राजू वर्मा पर कर दिया होता है। राजू वर्मा जब इस भयानक हमले को अपने ऊपर होता हुआ देखते हैं तो वह रक्षात्मक कपड़े को अपने ही सामने ही कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह कपड़ा उनका जीवन बचा सकता है, लेकिन राजीव शर्मा हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें उसे कपड़े को सक्रिय करने का मंत्र ही नहीं आता है। जब राजू शर्मा नहीं है सुना तो है कुछ प्रतिक्रिया देते उससे पहले ही आत्मा का श्राप हमला उनसे टकरा जाता है और धीरे धीरे उनके शरीर में छोटे विस्फोट होने लगते हैं तथा कुछ देर बाद एक बड़े धमाके के साथ उनका शरीर पूरे तरीके से नष्ट हो जाता है। राजू वर्मा का शरीर नष्ट होने के कारण भयानक ऊर्जा उत्सर्जित होती है जिसके दबाव में कम स्तर की ऊर्जा कल्टीवेटर आने के कारण उनके मुंह से खून निकलने लगता है। हालांकि लक्ष्य पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन दबाव तो उसे भी महसूस होता है। राजीव शर्मा आगे बढ़ते हुए उसे रक्षात्मक कपड़े को उठा लेते हैं और तथा अपने स्टोरेज रिंग से लक्ष्य द्वारा बताई गई जड़ी बूटियां से बना हुआ वह द्रव्य निकलते हैं तथा उसे कपड़े पर लगा देते हैं तथा शांत खड़े हुए राम मिश्रा को देखते हुए कहते हैं, राम मिश्रा जी, अपने है बहुत अच्छा किया कि आपने इस स्थिति में शांत खड़े रहना चुनाव। जैसा कि आपने देखा उन्होंने मेरे वंश के अंतिम चिराग को भी मार दिया है, इसलिए मजबूरी में मुझे उनका अंत करना पड़ा। मैं आशा करता हूं कि आप इसे अपनी तरफ खतरे के तौर पर नहीं देखेंगे। राम मिश्रा हंसते हैं तथा राजीव शर्मा को देखते हुए कहते हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अभी आपने कहा था कि आपको इस रक्षात्मक कपड़े को सही तरीके से इस्तेमाल करना आता है, क्या आप इसका परीक्षण एक बार करके दिखाना चाहेंगे। राम मिश्रा ने राजीव शर्मा को चने के झाड़ पर चढ़ते हुए कहा, क्यों नहीं, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं जरूर आपको इसका परीक्षण करके दिखाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करें। ये कहने के बाद राजीव शर्मा उसे कपड़े पर द्रव को लगाकर उसमें ऊर्जा डालते हैं जिससे वह कपड़ा चमकने लग जाता है और आसपास एक हल्की ढाल जैसी चीज बन जाती है। लक्ष्य और राम मिश्रा एक दूसरे की तरफ देखते हैं तथा लक्ष्य उन्हें आंखों ही आंखों में पूरी ताकत से जानलेवा हमले करने का इशारा करता है जिसे समझ राम मिश्रा अपनी पूरी ताकत के साथ राजीव शर्मा पर हमला करते हैं। राजीव शर्मा जो रक्षात्मक कपड़े पर इतना भरोसा किए हुए था उसे एक पल के लिए भी यह नहीं लगता कि वह इस हमले से मौत से मिल सकता है। राम मिश्रा ने ड्रैगन हैंड तकनीक का इस्तेमाल करते हुए राजीव शर्मा पर खतरनाक हमला किया जिसे राजीव शर्मा कपड़े की सहायता से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक अचानक ऐसी घटना घटती है जिस पर किसी को भी यकीन नहीं था। उसे कपड़े द्वारा बनाई गई शील्ड एक झटके में टूट जाती है और राजीव शर्मा देखते ही देखे उसे हमले का शिकार हो जाते हैं और अगले ही पल उनके मृत शरीर धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है। इस धड़ाम की आवाज के साथ चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। आज के दिन एक नहीं बल्कि दो निर्वाणा रैंक के कल्टीवेटर मारे गए जिनमें से दोनों की बेवकूफी का कारण केवल एक रक्षात्मक कपड़े पर भरोसा करना था।
तभी राम मिश्रा अफसोस का नाटक करते हुए सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं यहाँ पर खड़े सभी लोगों से माफी मांगते हुए कहना चाहूंगा कि इस हादसे में मैं किसी प्रकार से भी जिम्मेदार नहीं हूं, बल्कि राजीव शर्मा ने ही मुझे खुद पर हमला करने के लिए कहा था, इसलिए उनकी मौत से नाता नहीं है। और आज से काली पहाड़ी में शर्मा वर्मा परिवार ने होने के कारण पूरी काली पहाड़ी को केवल मिश्रा परिवार ही नियंत्रित करेगा। राम मिश्रा के इतने कहने भर की देर थी कि मिश्रा परिवार के सैनिक शर्मा वर्मा परिवार की सारी प्रॉपर्टी को जब्ते करने में लग जाते हैं। वही उत्सव को देखने आए सभी लोगों में आश्चर्य, हैरानी तथा डर का मिला जुला भाव दिखाई पड़ रहा था। लगभग एक दिन के बाद एक लड़का मिश्रा परिवार के महल में मेहमान खाने में बैठा हुआ होता है तथा बहुत सारे सेवक उसके खाने पीने का ध्यान रखते हुए चारों तरफ खड़े हुए होते हैं। तभी चलते हुए एक आदमी महल के उसे मेहमान खाने में आता है तथा लक्ष्य को देखते हुए कहता है, लक्ष्यराज, जैसा कि हमने एक दूसरे के साथ समझौता किया था उसके अनुसार मैंने शर्मा वर्मा परिवार के सारे खजाने इन दोनों स्टोरेज अंगूठी में डाल दिए हैं, जिनका इस्तेमाल आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये कहते हुए राम मिश्रा ने दोनों अंगूठी लक्ष्य के हवाले कर दी। लक्ष्य उन दोनों अंगूठियां को लेता है तथा बिना चेक किया ही अंगुली में पहन लेता है। ठीक है, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन अभी भी आप कुछ बोल रहे हैं, लक्ष्य ने राम मिश्रा को देखते हुए कहा। लक्ष्य की बात सुनकर राम मिश्रा के चेहरे पर थोड़े से नाखुश भाव नजर आते हैं, लेकिन वह फिर भी अपनी स्टोरेज रिंग से वह सोल रिफाइनर वेपन निकालकर लक्ष्य के हवाले कर देते हैं, जो लक्ष्य के दादाजी ने बनाया होता है। ठीक है, आपने अपनी तरफ से और मैं मेरी तरफ से यह समझौता पूरा कर दिया है, अब मैं यहाँ से विदा लेना चाहूंगा। क्या बात है, आप बड़ी जल्दी काली पहाड़ी छोड़ रहे हैं? राम मिश्रा ने आगे जाने की इच्छा से लक्ष्य से कहा। हाँ, मेरी मंजिल केवल यहाँ ही नहीं है, बल्कि मेरी मंजिल बहुत दूर तक है और मेरा लक्ष्य इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनने का है, क्योंकि मैं अपनी शर्तों पर जीना पसंद करता हूँ, लक्ष्य ने अपना इरादा स्पष्ट करते हुए राम मिश्रा से कहा। ठीक है, अगर भविष्य में आपको किसी प्रकार से भी मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो आप अपनी संकोच मुझे याद कर सकते हैं, राम मिश्रा ने अपनेपन के भाव से लक्ष्य से कहा। लक्ष्य ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई तथा राम मिश्रा के द्वारा प्रबंध किए गए घोड़े से काली पहाड़ी गांव से बाहर निकल जाता है। लक्ष्य काली पहाड़ी से निकलने के बाद कुछ समय के लिए वहां से गायब रहता है, लेकिन एक घंटे बाद लक्ष्य वापस से काली पहाड़ी के बाहर अपने बड़े हुए घोड़े की ऊपर बैठकर आगे की सफर को जारी रखता है। वही अगली सुबह काली पहाड़ी में एक और घटना लोगों के मुंह पर चढ़ी हुई थी, और यह घटना थी काली पहाड़ी के शिल्पकार जिन्होंने लक्ष्य के दादाजी का घर छीना था, उनकी रहस्यमय तरीके से आत्महत्या करने की थी। उन्होंने अपने पीछे एक पत्र भी छोड़ा था जिसमें उन्होंने अपने लालच के बारे में बताते हुए आत्महत्या करने का कारण दिया। वही लक्ष्य अपनी काली पहाड़ी से सभी हिसाब बराबर करके आगे की यात्रा की तरफ अपने घोड़े को दौड़ा रहा होता है। क्या शांति से खत्म हो जाएगी लक्ष्य की यात्रा, या यात्रा के बीच में मिलेंगे लक्ष्य को अनजान खतरे? जानने के लिए पढ़ते रहिए डेस्टिनी ऑफ शून्य ऑन पॉकेट नवल अप। लाइक्स दिल, कमेंट स्पीच बलून, शेयर टंग आउट। चैट 27 लुटेरे और अनजान लड़की। जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है, लक्ष्य शर्मा व वर्मा परिवार का अंत करके पूरा गांव मिश्रा परिवार के हवाले कर देता है तथा खुद उनसे मिली संपत्ति को अपनी स्टोरेज अंगूठी में डालकर एक है घोड़े की सहायता से श्यामपुर शहर की तरफ रवाना हो जाता है। जाने से पहले लक्ष्य उसे काली पहाड़ी के शिल्पकार जिसने लक्ष्य का घर छीना होता है को रहस्यमय तरीके से मारकर चला जाता है। कहानी अब आगे। लक्ष्य घोड़े पर रवाना हुए लगभग एक दिन से अधिक का समय बीत जाता है। लक्ष्य शर्मा व वर्मा परिवार के मिले हुए खजाने से जांच करता है तो उसमें मध्य लेवल व लो लेवल की तलवार में हथियार होते हैं तथा दोनों के खजाने को मिलाकर लगभग 10 करोड़ सोने के सिक्के मिल जाते हैं। वही दोनों के अंदर एक आधा आधा कागज का टुकड़ा मिलता है जिस लक्ष्य बाहर निकाल लेता है। लक्ष्य जैसे ही उन दोनों टुकड़ों को पास में लाता है तो दोनों से स्पिरिचुअल पावर निकलती है और दोनों टुकड़े जुड़कर पूरा एक नक्शा जैसा कुछ तैयार हो जाता है। लक्ष्य उसे ध्यान से देखा है तो वह किसी रहस्यमय चीज का नक्शा मालूम होता है। लक्ष्य या इसे देखकर हंसना है और हंसते हुए कहता है तो इसलिए यह पारिवारिक विवाह है हो रहा था। बाकी लक्ष्य को इन दोनों परिवारों में से कुछ भी खास चीज प्राप्त नहीं होती है। तभी लक्ष्य को याद आता है कि उसने एक विचित्र दुकान से कुछ चीज खरीदी थी जिन्हें अभी तक देखना बाकी है। लक्ष्य अपनी स्टोरेज अंगूठी से वह पतली लंबी मिट्टी से ढकी हुई संरचना निकलता है तथा अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे साफ करने लग जाता है। कुछ ही देर में लक्ष्य के सामने एक जंग लगी हुई काली तलवार होती है जो देखने में ऐसी झज्जर अवस्था में दिखाई पड़ रही थी कि कोई हवा चले और वह टूट जाए। लक्ष्य अभी उसे देखने में ही व्यस्त था कि तभी अचानक से लक्ष्य का घोड़ा किसी चीज में उलझ जाता है और धड़ाम की आवाज के साथ गिर जाता है। लक्ष्य घोड़े के गिरने के कारण खुद भी मिट्टी में गिर जाता है और लक्ष्य के चेहरे पर मिट्टी लग जाती है। किसकी हिम्मत हुई जो ऐसी गिरी हुई कोशिश कर रहा है, मुझे गिराने की लक्षण है, चिढ़ते हुए चारों तरफ देखते हुए कहा। लक्ष्य की बात सुनकर कुछ लोग हंसते हुए लक्ष्य के सामने आते हैं और एक दूसरे से कहते हैं को आज शिकार मिला भी तो कौन एक बच्चा। तभी दूसरा कहता है लेकिन इस बच्चे के पास हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं। तभी तीसरा जवाब देते हुए कहता है हम इस दास बनाकर बेच भी तो सकते हैं। सभी की बातें सुनकर लक्ष्य थोड़ा गुस्से से उन्हें देखते हुए कहता है मूर्ख लोगों, पहले मुझे निपट तो लो, बाद में देखने की मेरा करना क्या है। तो तुम्हें लगता है कि तुम एक साथ हम सभी लोगों का सामना कर पाओगे? उसे ग्रुप के मुखिया ने लक्ष्य को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा।
लक्ष्य जब उनकी शक्तियां महसूस करने की कोशिश करता है तो वह उन्हें महसूस नहीं कर पाता। इससे लक्ष्य को अंदाजा हो जाता है कि यह सभी लोग जरूर उस पावर लेवल में ज्यादा है या रंग में ज्यादा है। नहीं, एक साथ तो नहीं, पर एक एक करके मैं जरूर तुम सब का सामना कर सकता हूं। कहते हुए लक्ष्य तेज स्पीड से उनकी तरफ बढ़ता है तथा अपने पास से 2 मीडियम लेवल के खंजर निकालकर एक झटके के साथ है 2 आदमियों का गला काट देता है। इस अचानक हमले की कल्पना तो उन लोगों ने भी नहीं की थी। वह अभी कुछ समझ पाते उससे पहले लक्ष्य पेलता है और एक साथ अपने दोनों खंजर सामने खड़ी एक व्यक्ति के दोनों कंधों में घूम देता है और उन्हें नीचे की तरफ चीरते हुए लाता है, जिससे वह व्यक्ति एक दर्दनाक चीज के साथ धड़ाम की आवाज के साथ गिर जाता है। लेकिन इस बार अंतिम बचे हुए दोनों लोग तर्क हो जाते हैं तथा अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक अटैक तैयार करने लग जाते हैं। लक्ष्य उनके अटैक को देखा है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि ये दोनों मार्शल रैंक के तीसरे सितारे में हैं और इन दोनों का मिला जुला अटैक 7वें सितारे के योद्धा के बराबर होगा। लक्ष्य जल्दी से अपनी रक्षात्मक तकनीक का इस्तेमाल करता है और अपने चारों तरफ आवरण बना लेता है। वहीं वे दोनों लोग अपना अटैक एक साथ कंबाइन करके लक्ष्य पर कर देते हैं। जैसे ही उनका अटैक्स लक्ष्य की शील्ड से टकराता है तो एक छोटा सा ऊर्जा का विस्फोट होता है और लक्ष्य उसे हमले से थोड़ा दूर जा पड़ता है। हालांकि लक्ष्य को कोई भी चोट नहीं लगती है, लेकिन लक्ष्य करने का नाटक करते हुए वहीं पड़ा रहता है। पहला व्यक्ति बचे हुए दूसरे व्यक्ति को देखते हुए कहता है, ये बच्चा था तो बहुत खूंखार, इसने आज लगभग हमारे ग्रुप को समाप्त ही कर दिया था। तभी पहला व्यक्ति उसे दूसरे व्यक्ति से कहता है, चलो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इसके पास मिले हुए सामान से ही हो जाए तो काफी है। सही कह रहे हो भाई, मैं जाकर देखा हूं। ये कहते हुए दूसरा व्यक्ति जाकर लक्ष्य के शरीर को पर से लात मारता है, लेकिन वह कितना भी जोर से मार लक्ष्य मृत का अभिनय करता रहता है। ये सच में मर गया। ये कहते हुए व्यक्ति जैसे ही लक्ष्य को पेलता है तो लक्ष्य अपने हाथ में पड़े हुए खंजर से एक झटके में उसका गला काट देता है। अभिलक्षण इतना किया ही था कि तभी पीछे से एक स्पिरिचुअल 5 लक्ष्य से टकराता है और लक्ष्य धड़ाम की आवाज के साथ है अपनी जंग लगी हुई तलवार पर गिर जाता है, जिससे वह तलवार लक्ष्य के हाथ को हल्का सा काट देती है। इस बार लक्ष्य को काफी गुस्सा आता है और लक्ष्य इस तलवार को अपने हाथ में उठा लेता है। लक्ष्य नहीं आया, तलवार उसी हाथ से उठे होती है जिस हाथ की हथेली में लक्ष्य को चोट लगी होती है। ये तुमने सही नहीं किया, लक्ष्य ने सामने खड़े अंतिम व्यक्ति को देखते हुए कहा तथा इस तलवार से हवा में एक अटैक कर दिया। लक्ष्य ने भले ही है अटैक जानबूझकर ने किया हो, लेकिन तभी उसे तलवार से एक स्वॉर्ड स्लैश निकलता है और सामने वाले आदमी से जा तक रहता है और वह आदमी 2 टुकड़ों में कट जाता है। लक्ष्य जब ऐसा होता हुआ देखा है तभी उसका ध्यान अपने हाथ में पड़ी हुई तलवार पर जाता है, जो एकदम काले रंग की होती है तथा हल्की हल्की काली ऊर्जा के साथ है चमक रही होती है। अद्भुत ही है, तो सच में एक अद्भुत तलवार है। ये कहते हुए लक्ष्य उसे तलवार को जोर से चूम लेता है, जिससे उसे तलवार की काली ऊर्जा थोड़ी और बढ़ जाती है, जिसे देखकर लक्ष्य मुस्कुराते हुए कहता है, वह तो तुमने मुझे अपना मन ही लिया है। ये कहते हुए लक्ष्य वापस अपने घोड़े पर बैठ जाता है और अपने आगे के सफर को जारी रखता है। वहीं इन सब से दूर एक लड़की जिसके पास एक ऊर्जा का घेरा उड़ते हुए आता है, वह लड़की उसे ऊर्जा के घेरे को छूती है तो उसके अंदर लक्ष्य का चित्र व उसके द्वारा किया गया घटनाक्रम सामने आ जाता है। वैलिड क्यू से चित्र को ध्यान से देखते हैं और सामान्य चेहरे के साथ रहती है, मेरी जिंदगी ने मुझे तुम्हारे साथ जोड़ दिया है। कौन है ये लड़की और क्या क्या खजाना है लक्ष्य के पास? जानने के लिए पढ़ते रहिए डेस्टिनी ऑफ शून्य ऑन पॉकेट नवल अप। लाइक्स दिल, कमेंट स्पीच बलून, शेयर टंग आउट। 28 अनजान समूह और लक्ष्य की आंखें। जैसा कि अब तक हमने पढ़ा है, लक्ष्य अपने सफर में आगे बढ़ रहा होता है कि तभी कुछ लोग उसका रास्ता रोककर उसे लूटने की कोशिश करते हैं। लक्ष्य अपनी अचानक हमला करने की स्किल की सहायता से उन्हें मार देता है, लेकिन तभी लक्ष्य के पास निकली तलवार जो उसे मिट्टी के खजाने से मिली होती है की सहायता से अंतिम लुटेरे को मार देता है, जिससे वह तलवार सक्रिय हो जाती है और लक्ष्य को अपना मास्टर चुन लेती है। वही इन सबसे अलग एक लड़की भी इस्तेमाल से जुड़ी होती है, जो तलवार की सहायता से लक्ष्य को देख लेती है और देखते हुए कहती है कि तुम्हारी जिंदगी ने मुझे तुमसे जोड़ दिया है। कहानी अब आगे। लक्ष्य अपना सफर घोड़े पर बैठकर आगे जारी कर देता है तथा लक्ष्य घोड़े पर बैठा हुआ भी बार बार उसे तलवार को निहार रहा होता है। हालांकि लक्ष्य को उसे तलवार से कोई भी ऊर्जा निकलती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। लक्ष्य को वह एक सामान्य तलवार ही लग रही होती है, जिस लक्ष्य अपनी स्टोरेज अंगूठी में रखकर आगे बढ़ जाता है। कई दिनों तक सफर करने के बाद लक्ष्य एक छोटे से समूह को अपने से आगे चलता हुआ देखा है। लक्ष्य अपने घोड़े को तेज कर देता है तथा जल्दी ही उसे समूह के बराबर पहुंच जाता है। वहीं यह समूह एक बड़ी सी घोड़ा गाड़ी को सुरक्षा देते हुए चल रहा होता है। जैसे ही वह अपने पास किसी अनजान को आते हुए देखते हैं तो सभी सतर्क हो जाते हैं। बाहर की सुरक्षा कर्मियों में से एक घोड़ा गाड़ी के अंदर जाता है तथा बात करके वापस बाहर आ जाता है तथा अपने पास आते हुए लक्ष्य को देखकर कहता है, सुनो तुम जो कोई भी हो, हमसे दूर रहो। लक्ष्य जो अपना रास्ता आसान करने के लिए उनके पास जा रहा था, वह अचानक से आई चेतावनी को सुनकर थोड़ा हैरान रह जाता है। लक्ष्य उन्हें देखते हुए कहता है, अरे भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे दूर से ही दूर रहने को कह रहे हो? अभी वह सिपाही कुछ जवाब देता तभी घोड़ा गाड़ी के अंदर से एक लड़के की आवाज आती है, क्योंकि इस घोड़ा गाड़ी के अंदर मेरी बहन है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी प्रकार से भी हमारे साथ साथ आगे बढ़ो।
इसमें मैंने क्या किया? अगर तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो मैं तुमसे आगे चल जाता हूं। ये कहते हुए लक्ष्य अपने घोड़े को तेज कर देता है तथा उनसे आगे चल पड़ता है। लक्ष्य को अभी चलते हुए आधा दिन बीत जाता है कि और शाम होने को आ जाती है। लक्ष्य रुकने के लिए वहीं अपना तंबू लगाने लग जाता है। जब तक लक्ष्य अपना तंबू लगाकर बाहर आता है तो उसे दिखाई देता है कि वह टोली भी लक्ष्य से थोड़ा पीछे अपना तंबू लगा रही है। लक्ष्य ने काली पहाड़ी से निकलने से पहले कुछ जानकारियां हासिल की थी, जिनके अनुसार इस रास्ते पर रात में रेत के तूफान आते रहते हैं। उन लोगों की तैयारी देखकर लक्ष्य को यह भी पता चल गया था कि इन्हें रेत के तूफान के बारे में पता है। लक्ष्य अपनी स्टोरेज अंगूठी से अपने साथ लाए हुए फलों को निकलता है, खाना खाकर आराम करने लग जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद लक्ष्य अपनी कल्टीवेशन में लग जाता है, जिस लक्ष्य के शारीरिक थकान के साथ साथ मानसिक थकान भी दूर हो जाती है। लक्ष्य को आज काफी दिनों बाद साधना करने को समय मिला होता है। कुछ देर साधना करने के बाद लक्ष्य को महसूस होता है कि उसकी आध्यात्मिक शक्तियां मार्शल रैंक के तीसरे सितारे पर अट चुकी है। अभी उसे अगली रैंक हासिल करने के लिए अधिक स्पिरिचुअल ऊर्जा की आवश्यकता है, जो कि यहाँ आसपास के क्षेत्र से हासिल नहीं की जा सकती है। इसलिए वह भी कल्टीवेशन रोककर अपने पास से एक चौकोर मिट्टी का पत्थर जैसा कुछ निकाल लेता है। ये चौकोर पत्थर जैसी चीज कुछ और नहीं होती बल्कि उसे विचित्र दुकान से खरीदी गई दूसरी वस्तु होती है। लक्ष्य इसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से साफ करने लगता है और अंत में इसके अंदर से एक छोटा बक्सा निकलता है। लक्ष्य उसे बक्से को खोलना है तो उसके अंदर से लक्ष्य को एक चमकदार गोल पत्थर तथा एक कागज का टुकड़ा मिलता है। लक्ष्य उसे गोल चमकदार पत्थर को अपने हाथों में उठाकर देखा है तो वह पत्थर उसे काफी अलग महसूस होता है। वह पत्थर ने तो गर्म होता है नहीं ठंडा, वह अलग सी ऊर्जा अपने में समाये हुए होता है जो काफी रहस्यमय ही मालूम हो रही होती है। लक्ष्य उसे पत्र को देखने लग जाता है। उसे पर ज्यादा कुछ तो नहीं, केवल इतना ही लिखा होता है कि यह तुम्हारी दुनिया को देखने का तरीका बदल देगा। लक्ष्य उसे पत्र पर से यह पंक्तियां पढ़ने के बाद काफी अलग महसूस करता है। क्या इसे रिफाइन करने के बाद मुझे कोई अलग ताकत मिलने वाली है? ये सोचकर लक्ष्य के चेहरे पर उत्सुकता के भाव आ जाते हैं। लक्ष्य जल्दी ही रिफाइन करने के लिए उसे पत्थर को अपने हाथ में लेता है तथा कल्टीवेशन की पोजीशन में बैठ जाता है और उसे साधना की सहायता से रिफाइन करने लग जाता है। धीरे धीरे वह पत्थर पिघल कर लक्ष्य की हाथों की नदियों की सहायता से लक्ष्य की ऊर्जा कर में जाने लगता है। लगभग आधे घंटे की कल्टीवेशन के बाद वह कल लक्ष्य के ऊर्जा कोष में पहुंच जाता है। लक्ष्य अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसे कुछ भी अलग महसूस नहीं होता है। अलग से हल्का निराश होते हुए कहता है, क्या ये केवल एक मजाक था? अभिलक्षण ने इतना ही कहा होता है कि उसके ऊर्जा को से वह पत्थर की ऊर्जा एक तरंग जैसी चीज में बदलकर लक्ष्य की आंखों में घुस जाती है। लक्ष्य दर्द से अपनी आंखें मसलते हुए जमीन पर गिर जाता है तथा कुछ देर की जगदोजहद के बाद बेहोश हो जाता है। क्या हुआ है लक्ष्य की आंखों को जानने के लिए पढ़ते रहिए डेस्टिनी ऑफ शून्य ऑन पॉकेट नवल अप। लाइक्स दिल, कमेंट स्पीच बलून, शेयर टंग आउट, चैट 29 रेतीला तूफान और डिवाइन आंखें। जैसा कि अब तक हमने पढ़ा है, लक्ष्य एक अनजान समूह से टकराता है तथा थोड़ी सी नोकझोंक के बाद लक्ष्य उनसे आगे चलने लग जाता है। सफर रात में रुक जाता है तथा लक्ष्य वही अपना तंबू लगाकर उनसे आगे आराम करने लग जाता है। इस रास्ते पर रात में रेत के तूफान आते हैं, जिनके बारे में लक्ष्य निकाल पहाड़ी में ही जानकारी हासिल की होती है। लक्ष्य अपने पास से उन खजाने को देखने लग जाता है। तभी लक्ष्य को उसे चौकोर मिट्टी के पत्थर से एक चमकदार पत्थर प्राप्त होता है, जिसे वह रिफाइन कर लेता है, जिस लक्ष्य की आंखों में बेइंतहा दर्द होने लगता है तथा लक्ष्य बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कहानी अब आगे। लक्ष्य को लगभग बेहोश पड़े दोपहर का समय बीत जाता है, लेकिन इन 2 घंटे में भी लक्ष्य बेहोशी की हालत में भी डर से कर रहा होता है। लगभग कुछ क्षणों बाद लक्ष्य को धीरे धीरे होश आता है। लक्ष्य अपने शरीर को संभालते हुए वहीं बैठ जाता है। आगे से मैं किसी भी चीज को बिना सोचे समझे रिफाइन नहीं करूंगा, लक्ष्य ने दर्द से अपने शरीर को सहलाते हुए अपने आप से कहा। इतना दर्द सहने के बाद भी मुझे इससे कोई फायदा क्यों नहीं हुआ? उसे कागज में तो लिखा था कि यह मेरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल देगा, लेकिन मुझे तो इससे कोई खास फर्क महसूस नहीं हो रहा है। इतना कहने के बाद लक्ष्य अपनी स्पिरिचुअल शक्ति से अपने अंदर देखने लगता है। लक्ष्य पूरे शरीर को देखने के बाद भी कोई बदलाव तो महसूस नहीं होता, लेकिन जब वह अपनी आई कोर को देखा है तो उसे पता चलता है कि उसकी आंखें कुछ तो बदल गई हैं, कुछ ऐसा जो उसे धीरे धीरे समझ में आएगा। लक्ष्य अपने तंबू से बाहर निकाल कर आता है तो उसका ध्यान अपने पीछे आ रहे उसे घोड़ा गाड़ी वाले समूह पर चला जाता है। लक्ष्य जब उन्हें ध्यान से देख रहा होता है तभी लक्ष्य को अचानक से एहसास होता है कि वह अपने से ज्यादा रैंक के लोगों के भी ऊर्जा स्तर को देख पा रहा है, साथ ही उनकी स्पिरिचुअल पावर के कलर्स को भी सेंस कर पा रहा होता है। लक्ष्य हंसते हुए कहता है, तू इसका इस्तेमाल केवल मैं ऊर्जा स्तर को देखने में कर सकता हूं। ये कहते हुए लक्ष्य अपनी नजरें घूमकर चारों तरफ देख रहा होता है कि तभी उसका ध्यान उसे घोड़ा गाड़ी पर चला जाता है। लक्ष्य उसे पर एक अजीब सी ऊर्जा की धारी को देख पा रहा होता है, जिसे देखकर वह तुरंत ही समझ जाता है यह एक रक्षात्मक फॉर्मेशन है, वह भी पहले लेवल की। उनकी सुरक्षा को देखते हुए तुम्हें ये कहीं से भी सामान्य लोग नहीं लग रहे हैं। उनकी सुरक्षा के अनुसार तो यह जरूर किसी बड़े समुदाय का हिस्सा महसूस हो रहे हैं। अभी लक्ष्य केवल ये सब सो रहा होता है कि तभी आसपास से तेज हमारे चलने लग जाती है और धीरे धीरे वहां की रेत उसे हवा में घुलने लग जाती है और देखते देखते उसे हल्की रेत में तूफान का रूप ले लिया होता है।
लक्ष्य भी जल्दी से अपनी तंबू में चला जाता है तथा उसे बंदे कर लेता है। लक्ष्य अपनी डिवाइन आई से बाहर की तरफ देखने की कोशिश करता है तो उसका ध्यान है रेत के तूफान में आ रहे मार्शल रैंक के जानवरों ने खींच लिया होता है। लक्ष्य उन जानवरों को देखकर इतना बड़ा खतरा महसूस नहीं कर रहा होता है जब तक कि उसने अपने बगल वाले समूह के लोगों को नहीं देखा होता है, क्योंकि वे सारी सिपाही केवल उस घोड़ा गाड़ी को घेर कर उसकी सुरक्षा में खड़े होते हैं और वह जानवर उसी तरफ बढ़ रहे होते हैं। लक्ष्य अपनी डिवाइस आइस की थरू तंबू के आर पार देखते हुए उन विष्ट को सिपाहियों पर हमला करते हुए देखा है जो एक एक करके रेतीले तूफान की मदद से उन्हें आसानी से मारकर खा रहे होते हैं। इनकी रैंक उन सिपाहियों से तो कम होती है लेकिन फिर भी अचानक फायदा इन्हें रेत का तूफान दे रहा होता है। वही घोड़ा गाड़ी के अंदर से एक युवक लगातार सुरक्षात्मक फॉर्मेशन को अपनी स्पिरिचुअल पावर से ऊर्जा देकर सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लक्ष्य का ध्यान उसे युवक के सामने बैठी एक सुंदर लड़की पर जाता है जो काफी चिंतित मुद्रा में उसे लड़के को देख रही होती है। लक्ष्य जब उसे लड़की को देखा है तो एक पल के लिए देखा ही रह जाता है। उसकी सुंदर काया दूध से सफेद होती है, उसकी कमर किसी नागिन की तरह पतली लचकदार होती है, उसके ऊपर भी काफी लुभावने होते हैं। लक्ष्य को वह ऊपर से नीचे तक एक कयामत लग रही होती है। लक्ष्य अभी उसे निहराने में ही व्यस्त था कि तभी धड़ाम की आवाज के साथ है वह बिष्ट घोड़ा गाड़ी की फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं जिससे उसे लड़के के मुंह से हल्का खून भी गिर जाता है। लक्ष्य को एहसास हो जाता है कि वे लोग अब ज्यादा देर तक इनका सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए लक्ष्य उनकी मदद करने का निश्चय करता है और अपने तंबू से बाहर निकल जाता है। तंबू से बाहर निकलते ही लक्ष्य को एहसास होता है कि वह रेत लक्ष्य की आंखों को किसी प्रकार से भी नुकसान पहुंचा पाने में असमर्थ है। लक्ष्य इस तूफान में भी आराम से देख पा रहा होता है। लक्ष्य खुशी से उसे पत्थर का धन्यवाद करते हुए तेजी से उन बीस्ट की तरफ बढ़ता है और अपनी स्टोरेज अंगूठी से उसे काले रंग की डिवाइन तलवार को निकलते हुए हमला करना स्टार्ट कर देता है। वही वह लड़का काफी मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ खुद को देखकर भी हिम्मत नहीं हारता है और अपनी तलवार लेकर अपनी बहन की सुरक्षा करने के लिए उन विष्णु से लड़ने लग जाता है। लेकिन कुछ पलों में वह काफी घायल हो जाता है। एक विष्णु उसे पर जानलेवा हमला करने ही वाला होता है। वही उसे लड़के को भी अपनी मौत उसे बेस्ट के रूप में दिखाई दे ही रही होती है कि तभी अचानक से एक काली तलवार उसे बिष्ट की गर्दन को धड़ से अलग करते हुए ले जाती है। वह लड़का अपने आगे की तरफ मुंह करके देखता है तो उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ अपना हाथ आगे करके उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। यह कोई और नहीं लक्ष्य ही होता है। लक्ष्य उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? वह लड़का जवाब में हाँ में गर्दन हिला देता है। लक्ष्य उसे ठीक प्रकार बाकी के जानवरों को करने लग जाता है। लगभग कुछ ही पलों में लक्ष्य उन्हें सभी जानवरों को मौत के घाट उतार देता है और तभी ही वह रेतीला तूफान शांत हो जाता है। जैसी तूफान शांत होता है तो घोड़ा गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक प्यारी में कमल सी आवाज लक्ष्य के कानों में पड़ती है। यह आवाज किसी और की नहीं बस की इस लड़की की होती है जो अपने भाई के पास जाते हुए कह रही होती है भाई क्या आप ठीक हैं? जैसी वह लड़का अपनी बहन को खुद का हाल चाल पूछते हुए देखा है तो वह काफी हिम्मत करके अपने शरीर को खड़ा कर लेता है। लेकिन तभी वह दोनों देखते हैं कि उनकी तरफ एक खूंखार बिष्ट हमला करने के लिए बढ़ रहा है। उन दोनों भाई बहनों को फिर से एक बार मौत नजर आने लगती है कि तभी एक बार फिर से एक काली तलवार उसे बिष्ट को बीच से दो टुकड़ों में काट देती है और वह बिष्ट धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिर जाता है। वह दोनों भाई बहन जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो उन्हें अपने सामने एक खूबसूरत सा नौजवान खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसकी आंखें गहरी काली तथा लंबे गहरे काले बाल होते हैं जो उसके शांत व सुंदर चेहरे को काफी आकर्षक बना रहे होते हैं। लक्ष्य जब उन्हें अपने आप को यूं घूरते हुए देखा है तो थोड़ा आशाएं महसूस करते हुए कहता है वह मैंने तो बस तुम्हें बढ़ाने की कोशिश की है। वह दोनों भाई बहन सब लक्ष्य को ऐसा है जोकर जवाब देते हुए देखते हैं तो दोनों जल्दी से लक्ष्य को घूरना बंद करते हैं तथा शांत होकर जवाब देते हुए कहते हैं हाँ वह हम तुम्हें आशाएं महसूस नहीं करवाना चाहते थे लेकिन क्या होने वाला है इन लोगों की मुलाकात का असर जानने के लिए पढ़ते रहिए डेस्टिनी ऑफ शून्य ऑन पॉकेट नवल अप लाइक्स दिल कमेंट स्पीच बलून शेयर टंग आउट रेट च30 कोमल और लक्ष्य की बातें। जैसा कि अब तक हमने पढ़ा है लक्ष्य उसे पत्थर जैसी चीज से डिवाइन आंखें प्राप्त करता है जिस लक्ष्य किसी के भी कल्टीवेशन को देखने के साथ साथ उनके ऊर्जा के बहाने के मार्ग में बहुत सी अनोखी ताकतें प्राप्त करता है। इसके पश्चात लक्ष्य है अपने पीछे आने वाले उसे समूह में इसे केवल उसे लड़का व लड़की की ही जान रेतीले तूफान के जानवरों से बचा पाता है। कहानी अब आगे। वह लड़की घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर कर आती है तथा अपने भाई को संभालते हुए कहती है क्या आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। वह लड़का उसे लड़की से कहता है तथा लक्ष्य को देखने लग जाता है। क्या हुआ तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं तो तुम्हारी सहायता ही की है। लक्ष्य ने उसे लड़के के घूर जाने के कारण उसे देखते हुए कहा। नहीं मैं तुम्हें घर नहीं रहा हूँ बल्कि यह सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे कैसे माफी मांगूं। मैं तुमसे इतना बुरा व्यवहार किया और तुमने मेरी सहायता की है। उससे युवक ने लक्ष्य को देखते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं, इसमें बुरा मानने जैसा कुछ भी नहीं है। भला ऐसे ही तुम किसी अनजान पर क्यों ही भरोसा करते हैं? लक्ष्य ने उसे सहज करने के लिए कहा। वैसे मेरा नाम कुमार है और यह मेरी बहन कोमल है। उसे लड़के ने वह अपनी बहन का परिचय देते हुए लक्ष्य से कहा। नमस्कार मेरा नाम लक्ष्य है। लक्ष्य ने भी उन्हें शालीनता से जवाब देते हुए कहा और मैं श्यामपुर शहर की तरफ जा रहा हूँ।
मैं भी मेरी बहन के साथ हमारे समुदाय में वापस जा रहा था, कुमार ने लक्ष्य से बात आगे बढ़ते हुए कहा। आप भी हमारे साथ चलिए, इस बार कोमल ने लक्ष्य को धीरे व शांत आवाज में कहा। कोमल की बात सुनकर लक्ष्य से पहले उसका भाई कुमार उसे देखा है। कुमार के युद्ध देखे जाने पर कोमल थोड़ा हड़बड़ा जाती है और बात को संभालते हुए कहती है, वह हमारी घोड़ा गाड़ी का एक घोड़ा मर चुका है और एक घोड़े से यह गाड़ी खींची नहीं जाएगी, इसलिए आप अपना घोड़ा यहाँ पर लगा दीजिए तथा आप हमारे साथ में चलिए। कोमल ने बात को एक्सप्लेन करते हुए कुमार की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, कमल सही कह रही है, इस बार कुमार ने लक्ष्य की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपके साथ है सफर साझा कर सकता हूं, लक्ष्य ने कहा तथा अपना घोड़ा पेड़ से खोलकर कुमार के हवाले कर दिया। कुमार उसे घोड़ा गाड़ी में दूसरे घोड़े के साथ व्यवस्थित कर देता है। कुमार लक्ष्य व कोमल को देखते हुए कहता है, आप दोनों अंदर बैठ जाए, मैं घोड़ा गाड़ी को चला लूंगा। धन्यवाद, तब तक के लिए मैं अपनी साधना को जारी रखेगा, लक्ष्य ने कुमार की बातों का जवाब देते हुए कहा तथा अपने कदम घोड़ा गाड़ी के अंदर बढ़ा दिए। कुमार भी घोड़ा गाड़ी के आगे की तरफ बैठ जाता है तथा घोड़े को चलाने लग जाता है। वही कमल व लक्ष्य आमने सामने घोड़ा गाड़ी के अंदर के आसन पर बैठे होते हैं। लक्ष्य बाहर नजरें घूमकर देखता है तो यह है सुबह के 5वें पहर का समय होता है। लक्ष्य साधना करने में बैठ जाता है तथा यूं ही पूरा दिन गुजर जाता है। जैसे ही रात होती है तो कुमार घोड़ा गाड़ी को रोक देता है तथा पीछे जाकर गाड़ी में देखा है तो एक तरफ कोमल सो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य साधना में व्यस्त होता है। मित्र, हमें यही रुकने के लिए तंबू की व्यवस्था करनी होगी, कुमार ने लक्ष्य से कहा। तभी लक्ष्य अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें सीधी अपने सामने सो रही कोमल पर चली जाती है, जिसकी मासूमियत को देखकर लक्ष्य के दिल में एक गर्माहट महसूस होती है। लेकिन तभी कुमार के दोबारा बुलाने पर लक्ष्य हड़बड़ाकर कुमार की तरफ देखा है और गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहता है, हाँ हाँ चलो, मैं अभी लगवा देता हूँ। ये कहते हुए कुमार में लक्ष्य दोनों एक बड़ा तंबू लगते हैं। तब तक कोमल भी नीचे आ जाती है। क्या आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं, कोमल ने कुमार की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ छुटकी, कुमार ने कोमल को देखते हुए कहा। ठीक है, मैं कुछ रात के खाने के लिए ताज़ा मांस की व्यवस्था करता हूं, तब तक तुम दोनों घोड़े को पास के तालाब से पानी पिला कर ले आओ, कुमार ने उन दोनों से कहा तथा खुद जंगल के आगे के हिस्से की तरफ शिकार करने के लिए चला जाता है। वही जब लक्ष्य अपने आप को कमल के साथ अकेला महसूस करता है तो उसके दिल में एक बार फिर से गर्माहट महसूस होती है। वही कोमल के चेहरे पर हल्की शर्म की लाली होती है। लक्ष्य आगे बढ़कर दोनों घोड़े को खोल लेता है तथा एक घोड़े की डोर कोमल के हाथों की तरफ करते हुए कहता है, चलो पानी पिलाने चलते हैं। कोमल लक्ष्य के हाथों से डोर लेती है तथा अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए लक्ष्य के साथ साथ चलने लग जाती है। तुमने बताया नहीं तुम कौन से दल से हो, लक्ष्य ने बातचीत शुरू करते हुए कोमल से कहा। मैं फूल समुदाय से हूं, और तुम कहां से हो, कोमल ने अपनी मीठी सी आवाज में लक्ष्य की तरफ नजरें करते हुए पूछा। मैं तो एक छोटी सी जगह से निकाल कर आया हुआ लड़का हूं, मेरी कोई विशेष पहचान नहीं है, लक्ष्य ने कोमल की बातों का जवाब देते हुए कहा। तो फिर तुम यहाँ श्यामपुर क्यों जा रहे हो, कहीं तुम भी तो गुरुकुल विश्वविद्यालय के छात्र बने जा रहे हो, कोमल ने लक्ष्य की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे इस बारे में पता नहीं है, क्या तुम मुझे बताओगी गुरुकुल विश्वविद्यालय क्या है और श्यामपुर कैसी जगह है, लक्ष्य ने तालाब में घोड़े को पानी पिलाते हुए कोमल से सवाल किया। क्या तुम में शहर की हालातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, कोमल ने थोड़ा सा शक के निगाहों से लक्ष्य को देखते हुए पूछा। चलो मैं बताता हूं तुम्हें श्यामपुर के हालातों के बारे में, लक्ष्य और कोमल दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। क्या हो रहा है श्यामपुर में और कौन बोल रहा है पीछे से, जानने के लिए पढ़ते रहिए डेस्टिनी ऑफ शून्य ऑन पॉकेट नवल अप। लाइक्स दिल, कमेंट स्पीच बलून, शेयर टंग आउट, रेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।